नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम विशेषज्ञ मेहमानों से चर्चा करते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पर, और खास तौर पर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, आज जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे वो है किन्नू व संतरे के बागों की देखभाल और आलू की अगेती बुआई एवं उन्नत किस्में। इन विषयों पर आज इस कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीबी पटेल, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है फल एवं उद्यानिकी प्रौद्योगिकी संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि संयुक्त निदेशक है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम विस्तार से जानेंगे कि किन्नू व संतरा के बागों की देखभाल आप किस तरह से कर सकते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर पटेल आपसे जानना चाहेंगे कि किन्नू व संतरे की खेती से जो किसान जुड़ना चाहते हैं, जो बाग लगाना चाहते हैं, कौन सा वक्त उनके लिए उपयुक्त होगा बाग लगाने के लिए और कैसे इसकी तैयारी की जानी चाहिए? देखिए, बाग लगाने का तो इस वक्त बहुत सही समय चल रहा है जी। अगस्त और सितंबर, और पंजाब में अगर लगाना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीने तक किसान भाई बाग लगा सकते हैं। तो बाग लगाने की, जब किन्नू की बात करें या संतरे की बात करें, तो हम बाग लगाने की तैयारी बहुत पहले से शुरू करते हैं। पहले से अप्रैल और मई के महीने में हम लोग ये निश्चित कर लेते हैं कि इस खेत में बाग लगाना है। और वहाँ पे बाग लगाने के लिए हम जो दूरी है, निश्चित दूरी है, उस पर रेखांकित कर लेते हैं। जैसे कि किन्नू की बात करें तो 6 × 3 मीटर, जो हमारे पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 6 मीटर रखते हैं, पौधे की दूरी 3 मीटर रखते हैं। आजकल ये ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें कि उत्पादन अच्छा मिलता है। तो ये जो बागों का रेखांकन करके इन दूरी पर फिर गड्ढे हम 1 × 1 मीटर, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। ऊपर की मिट्टी एक तरफ रखते हैं, नीचे की मिट्टी दूसरी तरफ रखते हैं। फिर जब बरसात शुरू होने लगती है तो ऊपर की मिट्टी में गोबर की खाद मिला करके, और जहां दीमक की समस्या है तो नीम की खली या क्लोरपाइरीफास मिलाते हैं और उसको गड्ढे को भर देते हैं। जी। तो एक गड्ढा अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में पौधे लगाने के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। और फसल प्रबंधन के बारे में भी आपसे जानेंगे, बागों की देखभाल किस तरह से करें और किस तरह रोग व कीट से बचाव करें, इसके बारे में भी विस्तार से आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। किन्नू और संतरा दोनों ही नींबू वर्गीय फल है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए इनमें कई प्रकार की देखभाल की जरूरत होती है। जुलाई सितंबर माह में गुटी लगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इस मौसम में रोपाई कर नए बाग भी तैयार किए जा सकते हैं, जिसके लिए खेत की सफाई कर 5 मीटर की दूरी पर 75-75 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार कर पौधों को रोपा जा सकता है। इसके अलावा पहले से तैयार बागों में खरपतवार नियंत्रण के लिए गुड़ाई करते रहना चाहिए। बेहतर उपज के लिए पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी देना जरूरी होता है। संतरे के प्रत्येक पौधे को 20 से 30 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, यूरिया और पोटाश की मात्रा हर साल देनी चाहिए। नींबू वर्गीय फलों की सबसे बड़ी समस्या है फलों का झड़ना। इसके लिए अच्छी फसल के लिए पौधों पर फल लगने के बाद प्लेनोफिक्स और जिंक सल्फेट का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। साथ ही पौधों को कीड़ों और बीमारियों से रोकथाम के लिए सही उपाय भी अपनाना चाहिए। इसके अलावा किन्नू में सबसे अहम होता है पौधे का सही विकास। इसके लिए जरूरी है कटाई छटाई करना। इस काम का सबसे बढ़िया समय तुड़ाई के बाद होता है, लेकिन जब पौधों का विकास हो रहा हो तो कटाई छटाई ना करें। रोगी, प्रभावित, मुरझाई और नष्ट टहनियों को समय समय पर हटाते रहें। टहनियों की छटाई बेहद महत्वपूर्ण है। किन्नू और संतरे में कैंकर, एंथ्रेक्नोज, गोंद रिसाव जैसे रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग भी लगते हैं। साथ ही कीटों का प्रकोप जैसे सिट्रस सैला, नींबू की तितली, लीफ माइनर, सफेद मक्खी, छाल खाने वाले कीट,
थ्रिप्स, माइट्स, नेमेटोड, मिलीबग की वजह से उपज कम होती है। इसके लिए विशेषज्ञों की सलाह पर दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से किन्नू व संतरे के बागों की देखभाल करनी चाहिए। इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन आइए अगेती आलू की खेती के बारे में भी यहाँ पर कुछ जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि आलू वैसे तो प्रमुख सब्जी फसल है हमारी, लेकिन खासतौर पर अगर अगेती आलू की बात करें तो इसकी जो फसल है वो किसानों के लिए क्यों फायदेमंद है, किस तरह से फायदेमंद है? आलू एक महत्वपूर्ण फसल है, आपने बताया, और सब्जी के रूप में ये सब्जी का राजा हम कहते हैं इसे। बिल्कुल। हम इसे शीत गृह में भंडारित भी करते हैं। फिर भी आलू अगर ताजा मिले तो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो आलू को खाने दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे त्योहार का मौसम आने वाला है, आगे दीपावली है या और भी त्योहार आएंगे, तो उस समय अगर बाजार में नया आलू बिके तो किसी भी दाम पे जो ग्राहक है लेना चाहते हैं, और इसी का फायदा हम किसान भाइयों को लेना है। वो अगेती फसल करके कुछ हमारी किस्में जो हैं, जो कि अगेती फसल में और ज़्यादा तापमान में भी अच्छी उपज दे जाते हैं, उन फसलों को लगा के किसान भाई ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। तो यही मुख्य उसका महत्व है, क्योंकि जब हम ऐसी हमारी संस्थान ने जो तकनीकी का विकास किया और जो किस्मों का विकास किया, वो इस ढंग से है कि जो मुख्य फसल जो हम 15 अक्टूबर के बाद सामान्यतः बुआई करते हैं, उसको लगभग 1 महीना पहले भी करके और कम समय में 2 महीने के अंदर या 70 दिन के अंदर ही हम अच्छी उपज हार्वेस्ट करके और मार्केट में अच्छे दाम पे बेच सकते हैं। बिल्कुल, आलू की मांग तो साल भर बनी रहती है, लेकिन अगर त्योहारी सीजन को देखें तो उस समय मांग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अगर उस वक्त ताजा आलू लोगों को मिल जाए तो वो अच्छे भाव भी किसानों को इससे मिल सकते हैं। इसलिए अगेती आलू की जो महत्ता है वो और भी बढ़ जाती है। इसके बारे में, इसकी खेती और फसल प्रबंधन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मौजूदा समय में आलू से तैयार होने वाले ताजा उत्पाद और प्रसंस्करित उत्पादों की बढ़ती मांग इस ओर किसानों को अच्छे विकल्प दे रही है। आलू की व्यावसायिक खेती और प्रसंस्करण कर किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आलू की खेती से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए कई बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें खेत तैयार करने से लेकर किस्म का चयन करना बेहद जरूरी है। ये आलू की फसल लगभग हर तरह की मिट्टी जैसे कि रेतीली, दोमट और चिकनी मिट्टी में उगाई जा सकती है। साथ ही अच्छी जल निकासी वाली, जैविक तत्वों से भरपूर रेतीली जमीन में अच्छी पैदावार ली जा सकती है। वैसे तो हमारे देश में आलू की 200 से 235 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन किसान स्थान और वहां की जलवायु के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करें। फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए बिजाई सही समय पर करना जरूरी है। बिजाई के समय अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और कम से कम 18 से 20 डिग्री होना चाहिए। आलू की अगेती बिजाई 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच करनी चाहिए। अगेती किस्मों में कुफरी अशोक, कुफरी जवाहर, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बुखराज और कुफरी लीमा शामिल हैं। बिजाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। आलू के आकार के हिसाब से दूरी में परिवर्तन कर सकते हैं। बीज को करीब 6 से 8 इंच की गहराई में रखें। अगेती फसल से मुनाफा लेने के लिए बुआई के 60 से 70 दिनों बाद कच्ची फसल की अवस्था में आलू की खुदाई की जा सकती है। वहीं फसल पकने पर आलू खुदाई का सबसे अच्छा समय मध्य फरवरी से मार्च के दूसरे सप्ताह तक का है। जी हाँ, तो अगेती आलू की खेती से जुड़ी ये रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और किन्नू संतरे की खेती की जहाँ तक बात है, डॉक्टर पटेल, जैसे कि आपने हमें बताया कि पौध लगाने का, बाग लगाने का ये बिल्कुल उचित समय चल रहा है। किस्मों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस्मों का चुनाव किसानों को किस आधार पर करना चाहिए और कुछ उन्नत किस्मों के बारे में भी यहाँ पर हमें बताएं। जी, किन्नू एक फसल ही है, इसमें किस्में ज्यादा नहीं है। किन्नू जो किंग और बिलो लीफ
जो संतरा है इन्हीं को क्रॉस करके बनाया गया था और किन्नौ पूरे भारत में और पूरे विश्व में एक ही है। हालांकि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और हमारे संस्थान भारतीय अनुसंधान संस्थान में शोध चल रहा है जिसमें कि किन्नौ में जो 9 से 15 बीज या 20 बीज तक फलों में होता है तो उसके बीज की मात्रा कम करें। तो इसी तरह से पंजाब किन्नौ एक किन्नौ ने निकाला हुआ है जिसमें कि बीज की मात्रा 0 से 9 बताई जाती है जी। तो किसान भाई ये किन्नौ एक फसल है और इसमें किस्में नहीं है। किन्नौ पंजाब किन्नौ एक किस्म है जिसमें बीज थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं। रही बात किन्नौ के पौधों की बात, तो पौधे लेते वक्त जरूर ध्यान रखें कि एक अच्छी प्रमाणित नर्सरी से पौधे खरीदें आप, और पौधे जब खरीद रहे हों तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये रोग मुक्त हों, क्योंकि इन्हीं पौधों से विषाणु रोग का प्रकोप फैलाव होता है जी। और इन्हीं पौधों से जो फाइटोप्थोरा एक रोग है जो किन्नौ के पौधों को प्राय बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। संतरे की किस्मों के बारे में बताना चाहेंगे यहाँ पर कुछ डॉक्टर पटेल? संतरे में भी ज्यादा किस्में हमारे पास नहीं है, बट मुझसे कि लोकल किस्में की बात करें तो नागपुर संतरा बहुत प्रसिद्ध है, इसी तरह से कुर्ग संतरा बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरह से जो संतरे किस्में हैं और कुछ नए इम्प्रूव किस्में आ रही हैं, लेकिन अभी जो ज्यादा चलन में है, जिनकी बाजार में ज्यादा मांग है, वो नागपुर संतरा है, कुर्ग मैंडरीन है, इन्हीं की किस्मों की मांग है। और डेजी संतरा भी आजकल कुछ किसान भाई लगाना शुरू किए हैं। ठीक है, बिल्कुल। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मनोज आपसे जानना चाहेंगे कि किस्मों की बात चल रही है, किस्मों की महत्ता अगेती आलू के मामले में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खास किस्मों का चुनाव करना बेहद जरूरी है। कौन सी है वो किस्में, बताएं। मैं बताना चाहूंगा कि आलू की जब अगेती खेती करते हैं तो दो बातें मुख्य होती है। एक तो हम अधिक तापमान में आलू को लगा रहे हैं, दूसरा हमारा उद्देश्य होता है कि कम समय में ज्यादा उपज हम ले लें। तो इनके लिए हमारे संस्थान ने जो किस्मों का विकास किया है उसमें जो हीट टॉलरेंट वैरायटी जिसको हम कहते हैं उष्मारोधी किस्में, उसमें कुफरी सूर्या, कुफरी लीमा और कुफरी किरण, ये 3 किस्में हैं जो कि अधिक तापमान में भी कंदीकरण कर सकती हैं। लेकिन जो आपने रिपोर्ट पे भी दिखाई थी कि कम समय में ज्यादा उपज लेना हो तो उसके लिए हमारे संस्थान के द्वारा विकसित किस्में कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज और कुफरी ख्याति, कुफरी मोहन, ये सब किस्में हैं जो कि आप जल्दी लगा के और कम 60 से 70 दिन में ही आप अच्छे हार्वेस्ट लेके बाजार में दे सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रेमचंद जी इस वक्त हमारे साथ भरतपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो प्रेमचंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो प्रेमचंद जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। किन्नौ और संतरे की खेती के बारे में आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आइए इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर पटेल आपसे जानना चाहेंगे कि जिन किसानों के बाग लगे हुए हैं और जहाँ पर फल आ रहे होंगे, अभी कई बागों में अक्सर ये समस्या देखी जाती है कि फल झड़ने लगते हैं। ये समस्या क्यों आती है और इसका क्या निदान है? जी, आजकल हमें भी किसान भाइयों के फोन आते हैं कि हमारे बाग में फल झड़ रहा है, और ये उपयुक्त समय है जब इस वक्त फल झड़ रहे होते हैं तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है जी। तो जो फल झड़ता है इस वक्त, अगर हम कारणों की बात करें तो 2 मुख्य कारण समझ में आता है। एक तो अगर देखेंगे फलों के पास कोई भी चोट का निशान है तो एक फ्रूट सकिंग माथ होता है जो कि उसके जो एडल्ट है वो उसका फलों का रस चूसता है जी। तो इसकी वजह से जब फलों का रस छूटता है तो उससे बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से फल झड़ता है। दूसरा फल की मक्खी है, जो कीड़े में अगर बात करें तो ये भी फलों के ऊपर छोटे छोटे मक्खी आप देखेंगे फलों को। माफ कीजिएगा डॉक्टर पटेल, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। प्रेमचंद जी भरतपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। जी प्रेमचंद जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी। हेलो जी प्रेमचंद जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना सवाल पूछें। हेलो जी प्रेमचंद जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको?
नहीं, आवाज तो सुन रही है, हल्की हल्की सुन रही है, जो आवाज सुनाई नहीं देती। जी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, पानी है ही खराब हमारे यहाँ पर जी, और हम आलू की फसल लेना चाहते हैं, तो किस प्रकार से लें? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं डॉक्टर मनोज, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? मैं बताना चाहूँगा कि भरतपुर की जो पानी है, मुझे थोड़ा सा जानकारी है कि आपके यहाँ का पानी में काफ़ी सैलिनिटी है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आलू की फसल में दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो कम समय में उपज देने वाली किस्में हैं, या आप 1-2 सिंचाई जो अच्छी पानी से कर सकते हैं, जो क्रिटिकल स्टेजेस पे शुरू में जो आलू का जमाव अच्छे से हो जाए, तो उन सब उस ढंग से मैनेज करके, या ड्रिप इरिगेशन पे आप अच्छे पानी से सिंचाई कर दें तो आलू की फसल ले सकते हैं। और मुझे पता है कि भरतपुर जिले में, जनपद में अब पहले 10 साल पहले तो आलू की खेती नहीं होती थी, लेकिन आज के डेट में बहुत आलू की खेती होने लगी है और बहुत ही किसान सफल खेती कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कुछ किस्में जो कम समय में उपज देती है, जिसमें एक कुफरी पुखराज भी है, कुफरी ख्याति भी है और कुफरी मोहन भी है, ये किस्में आपको सही उपज दे पाएंगी। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सैलिनिटी सॉल्ट टॉलरेंट किस्में का विकास, सॉल्ट टॉलरेंट कह के तो हमारे पास अभी किस्मों का विकास नहीं किया गया, लेकिन इस पर भी कार्य जारी है, शायद आगे हम और भी अच्छा आपको बता पाएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे ट्रायल लगे थे, इवन बीकानेर में भी लगे थे, जोधपुर में लगे थे, जैसलमेर में लगे थे, और इन क्षेत्रों में हमारी जो कुछ वैरायटी, जैसे वाटर स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटी है, जल कम पानी की में अच्छी उपज देने वाली किस्में, कुफरी थार 1, कुफरी थार 2, कुफरी थार 3, ये सब किस्में जो हैं वहाँ अच्छी उपज दे सकती है। तो ये हमारे आपके लिए सुझाव है, जल प्रबंधन आपको करना है, अच्छी किस्मों का चुनाव करना है। तो बिल्कुल, बहुत ही विस्तार से आपको यहाँ पर जवाब मिल गया है। उम्मीद है इस सुझाव पर आप अमल भी करेंगे और सफलतापूर्वक आप अपने क्षेत्र में आलू की खेती कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर नईमुद्दीन जी झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करें। नमस्कार मैम। नमस्कार सर जी, नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं? ये है मैम कि मैं ये आलू जो है भंडारण किसान अपने स्तर से किस प्रकार से करे, ताकि शादी का सीजन अप्रैल मई में शुरू हो जाता है, तो उसको भाव मिल जाए और आलू हरा ना हो, इसके लिए क्या उपाय करें? क्योंकि हरा आलू खाने योग्य नहीं रहता, ना उसका भाव मिलता है। बिल्कुल नईमुद्दीन जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और इसके बारे में जो जवाब है हम लेंगे, लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में किन्नू व संतरे के बागों की देखभाल और अगेती आलू की खेती के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आप भी अगर इन विषयों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे नईमुद्दीन जी झांसी उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने सवाल पूछा था कि आलू को किस तरह से भंडारित करे ताकि वो हरा न पड़े और आलू जो है उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे। तो आइए इसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर मनोज बताएं। नईमुद्दीन साहब को मैं बताना चाहूँगा, आपने अभी हम बुआई की चर्चा कर रहे हैं, आपने हार्वेस्टिंग की बात करी है, अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा आलू का जब भंडारण करें तो
इस बात का ध्यान रखें, आलू को पहले से ही अच्छे से छांट लें कि कोई कटा फटा आलू, छिला हुआ आलू भंडारित ना हो। भंडारित करने से पहले आलू की को ढेर लगाकर, जब आप खेत से निकालते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं और जब उसको भंडारण के लिए तैयारी करना आपको, तो थोड़े दिन उसको कम से कम 20-25 दिन ढेर लगा कर रखें ताकि उसके छिलके अच्छी तरह से पक जाएं। जी। और जब छिलके पक जाते हैं उसके बाद उसकी सॉर्टिंग करें, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करें और उपयुक्त साइज के अलग अलग साइज के आलू को अलग अलग बैगिंग करें और तब उसको शीत गृह में भंडारित कर सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि अप्रैल मई के महीने में शादी ब्याह का मौसम होता है, वहाँ बाजार में अच्छे दर मिलते हैं जी। तो क्योंकि जब आप फरवरी मार्च में खेत से आलू निकाल रहे हैं और अप्रैल मई में आपको बाजार में देना है, तो ऐसी स्थिति में आप शीत भंडार में ना ले जाकर आप अपने ऑन फार्म स्टोरेज, जो आपके छायादार जगह हो, पेड़ के नीचे हो या खेत में कोई ऐसी जगह छायादार जगह, या आपके जो फार्म हाउसेज हैं वहाँ पे दलान जिसको कह सकते हैं, आउट हाउस, फार्म हाउस, वहाँ पे आप भंडारित कर सकते हैं छायादार जगह में। कच्ची जगह हो, ऊंची जगह हो जहाँ पानी का जल ना होता हो बारिश के कारण, और आप उसको लगभग 1.5 से 2 मीटर ऊंचा ढेर बनाएं, लंबी ढेर बनाएं और उस ढेर के बीच में परफोरेटेड पाइप डालें। 2 इंच 3 इंच डायमीटर के प्लास्टिक के पाइप होते हैं जिसमें होल कर दिया जाता है थोड़ी थोड़ी दूर पे, 2-2 इंच 4-4 इंच पे, और उसमें एक वेंटिलेशन के लिए वर्टिकल पाइप भी जोड़ दिया जाता है। और उस ढंग से आप उसको लगा के पाइप को लंबे ढेर लगाएं और उसको फिर खरपतवार से, जैसे कि राइस स्ट्रॉ हो या कोई पत्ती हो, सूखी पत्तियां, उससे कम से कम 2-3 इंच मोटी या चटाई हो सकता है, उससे कवर करें ताकि वो एक्सपोज ना हो धूप से। जैसे धूप से हुआ तो आप हरे हो जाएंगे आलू, हरे से आपको बचाना जी। ठीक है डॉक्टर मनोज, हमें उम्मीद है कि नईमुद्दीन जी इस सलाह पर जरूर अमल करेंगे और भंडारण को लेकर जो उनका सवाल था उसका जवाब उन्हें मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं रामकल्प जी बस्ती उत्तर प्रदेश से। आइए उनसे बात करें। रामकल्प जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। सर जो है हमें आलू बोना था, तो अब जो है खेत हमारा खाली है, तो कौन सा प्रजाति लगाने की जो है जी कम समय में हमें जो है उसका उपज मिल जाए बढ़िया जी। आइए जानते हैं जी डॉक्टर मनोज जी। रामकल्प जी, अभी हमने तुरंत बताया था कि अगर आपका आलू लगाने का उद्देश्य क्या है उस पर किस्मों का चुनाव डिपेंड करता है। अगर आप जल्दी लगा के बाजार में ले जाना चाहते हैं और कच्ची फसल के रूप में आप हार्वेस्ट करके मार्केट में जा लेके ज़्यादा तुरंत ही ज़्यादा दाम पे बेचना चाहते, भंडारित नहीं करना चाहते, तो इसके लिए कुफरी पुखराज या कुफरी ख्याति, कुफरी मोहन या कुफरी अशोक जो एक वैरायटी, ये सब ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको मुख्य फसल लेनी है, जैसे कि जब तापमान 20 के न्यूनतम तापमान 20-21 के आसपास पहुंच जाएगा अब अगले लगभग 20-25 दिनों में, तो मुख्य फसल अगर आपको लगानी है तो उसके लिए जो किस्में हमारी संस्थित हैं वो कुफरी बहार है या कुफरी मोहन भी ले सकते हैं, या प्रसंस्करण की किस्में है, या आपके क्षेत्र में शायद बस्ती में लाल छिलके वाली किस्में प्रचलित हैं, तो उसके लिए नई किस्में जो हमारी निकली है, कुफरी ललित, कुफरी केसर, कुफरी मानिक, या जो एक पर्पल कलर की किस्म निकली है जो न्यूट्रिशनली सुपीरियर है, जिंक एंड आयरन में रिच है, तो कुफरी नीलकंठ ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी नई नई किस्में हैं जी। रामकल्प जी, बहुत सारे विकल्प यहाँ पर आपको मिल गए हैं। आप अपने उद्देश्य के अनुसार इन किस्मों में से किसी भी उन्नत किस्म का चुनाव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरा मैम ये सवाल था कि संतरे की खेती मध्य प्रदेश में नहीं होती है, तो क्या यहाँ की जो जलवायु है या फिर जो मिट्टी है वो इसके हिसाब से ठीक नहीं है क्या? क्योंकि मैं सागर से बात कर रहा हूँ, तो कोशिश करें तो क्या की जा सकती है संतरे की खेती यहाँ पर? जी डॉक्टर पटेल बताएं। जी, सागर में संतरे की वैसे खेती तो नहीं की जा रही है, लेकिन आप कोशिश करें कुछ पौधे लगा करके। नागपुर संतरे का वहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है। मिट्टी तो आपकी ठीक है, मिट्टी की प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जलवायु की थोड़ी समस्या आती है जरूर। बट सागर में हो सकता है, आप कोशिश कर सकते हैं।
जी बिल्कुल विपिन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर पटेल, आप हमें बता रहे थे कि ये जो फल झड़ने की समस्या होती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, जानना चाहेंगे इसके साथ ही कि इसके निदान के लिए किसान क्या उपाय करें। जी, जैसा मैं बता रहा था कि कीड़ों की वजह से होता है, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट सकिंग माथ, ये इन्फेक्ट करते हैं तब होता है। दूसरा, अगर फाइटोप्थोरा डिजीज है या एंथ्रेक्नोज रोग है तो इसकी वजह से भी फल झड़ते हैं। देखेंगे फल नहीं सड़ता, ऊपर से हल्का सा भूरा पड़ने लगता है, फल गिर जाते हैं। तीसरा है, अगर पोषक तत्वों की कमी, खास करके जिंक और बोरान की कमी होती है तब भी फल झड़ते हैं जी। तो अब इसको निदान के लिए, अगर कीड़े आप देख रहे हैं फलों के ऊपर कहीं डंक का निशान है, कहीं हल्का सड़ रहा है, तो अगर वो फ्रूट सकिंग माथ है तो उसकी वजह से आप लाइट ट्रैप रात को प्रयोग करें। और दूसरी चीज़, अगर फ्रूट फ्लाई लग रही है तो फ्रूट फ्लाई का ट्रैप बाजार में उपलब्ध है, आप खुद भी बना सकते हैं। मिथाइल यूजिनॉल और एक कोई इंसेक्टिसाइड ले लें जो वहाँ पे उपलब्ध है, और इनको घोल करके लकड़ी काट करके उसको भिगो के रखें 24 से 48 घंटे, उसको टांग दें जी। तो उससे फ्रूट फ्लाई कंट्रोल होती है। और अगर वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूप में है, कुछ भी नहीं है, हल्का सा ऊपर सूख रहा है, तो इस वक्त 2,4-D 20 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से या नैप्थलीन एस्टिक एसिड 15 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से, प्लानोफिक्स भी कमर्शियली उपलब्ध है। प्लानोफिक्स की करीब 3 मिलीलीटर मात्रा 10 लीटर पानी में घोल करके अगर आप प्रयोग करें तो फलों का झड़ना रुकेगा। इस वक्त का फल का झड़ना रोकना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वक्त अगर फल झड़ता है तो सीधे सीधे जो मैच्योर फल हैं तो उससे नुकसान होता है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। रूपलाल जी इस वक्त मंदसौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रूपलाल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी सर। जी रूपलाल जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, बातचीत में इससे देरी होगी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मंदसौर जिले में हम चिन्नू की जो बगीचा लगाना चाहते हैं, तो सर इसकी नर्सरी उपलब्ध कहाँ है? जी आइए जानते हैं। किन्नू के आप बगीचा लगाना चाहते हैं तो नर्सरी इसको पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का जो लुधियाना से आप प्राप्त कर सकते हैं, या इसका जो रीजनल सेंटर है अबोहर, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का रीजनल रिसर्च स्टेशन अबोहर से आप इसके पौध प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे पौध प्रमाणित हैं, उपलब्ध हैं और रोग रहित हैं। जी जी बिल्कुल, उम्मीद है रूपलाल जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि अगेती आलू लगाने का उचित समय है, लेकिन जो खेत की तैयारी है किसान को किस तरह से करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखें, जो मुख्य फसल लेना है उनके लिए तो तापमान हम 20 से 30 मानते हैं कि सही होता है जी। लेकिन जिन्हें अगेती लेना है तो 2-3 डिग्री ज़्यादा तापमान पे भी बुआई कर सकते हैं, मतलब 22-23 मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम 35 के आसपास हो। लेकिन इसमें आलू की अच्छी फसल आए इसके लिए विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, और इसके लिए खेत की तैयारी अच्छी हो। जिन्होंने हरे खाद की फसल लगाई हो उन्होंने दवा दिया होगा, वो जो ढैंचा हो या जो भी फसल अपने हरी खाद की लगाई हो वो उसमें मिट्टी में दब के अच्छी तरह से सड़ गए हो, मिट्टी में मिल गए हो। किसान भाई को चाहे तो एक पलेवा मतलब प्री प्लांटिंग सिंचाई कर दें, और उसके बाद उसको अच्छे से जुताई करके प्रॉपर टिल्थ जिसको कहते हैं, भुरभुरी मिट्टी हो जाए, इस ढंग का वो खेत बनाए। पहले वो डिस्क प्लाउ से दबाना है उनको, डिस्क हैरो से उसको पहली प्लाइंग करनी है, उसके बाद फिर टिलर्स लगा के क्रॉस टिलिंग करके खेत को अच्छी तरह से भुरभुरी बनानी है, फिर प्लैंकिंग करके प्लेन खेती करके, और जो खाद की संस्तुत मात्रा है उसको वो पहले ही बिखेर दें मिट्टी में, और मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। और आलू की जो बुआई करें, अगर जो प्लांटर से कर रहे हैं या मैनुअली कर रहे हैं, तो कम से कम 3 से 4 इंच की गहराई में आलू के कंद डाले जाएं, ताकि वो अच्छे से नमी में पहुंच जाए आलू का कंद। और क्योंकि अगर ऊपर सूखे में पड़ जाता है तो फिर उसके ज़्यादा तापमान होने के कारण उससे सड़ने की संभावना रहती है और अंकुरण नहीं होगा, तो उसको नीचे रखें। दूसरी एक सावधानी बरतें कि
कभी भी काट कर आलू, मतलब कई बार जब हम मुख्य फसल लगाते हैं तो आलू को काट करके भी लगा सकते हैं, जो टेबल पर्पस की खेती है। लेकिन जब हम अगेती कर रहे हैं तो वहाँ पे काट के आलू ना लगाएं, क्योंकि काट के आलू लगाने से उसको सड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो इस ढंग से अगर अगेती फसल में आप सावधानी बरतें। और दूसरा है कि बीज को खेत में ले जाने से पहले जब आप शीत गृह से बीज निकालते हैं उसकी भी अच्छी तरह से छटाई कर लें। कोई अंधा आलू, मतलब ब्लाइंड या कटा सरा आलू ना ले जाए, प्लांटर में ना डालें। बिल्कुल। तो ये जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। मुकेश पटेल जी इस वक्त खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैडम। मुकेश जी आपसे गुजारिश होगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। आप फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। जी बताएं। जो फल है ना संतरे के, जी उनमें खटास होते, मिठास बिल्कुल नहीं आ रही मैडम। अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं क्या उपाय किया जा सकता है। जी डॉक्टर पटेल बताएं। देखिए खटास ज्यादा होने का अगर आप प्रॉपर मेच्योरिटी नहीं तब भी खटास ज़्यादा रहती है। दूसरी बात, अगर आपके खेत में पोटास और बोरान ये दो पोषक तत्वों की कमी है तब भी फलों में खटास रहती है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि इन संतरे के फसलों में अगर आप एक बार अगर आपने पहले से पोटास और बोरान और जिंक अप्लाई नहीं किया है तो एक बार ये टाइम चल रहा है जिसमें आप पोटास का भी एक स्प्रे कर सकते हैं और बोरान और जिंक का तो स्प्रे जरूर करिए एक बार, जिससे फल गिरने से बचते हैं और फलों में मिठास भी आती है। तो यही जरूरी होगा आपके लिए, आप जो करें। जी मुकेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, साथ ही समाधान भी यहाँ पर आपने जान लिया है। तो इस सुझाव पर अमल करें और इससे जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम किन्नू और संतरे के बागों की देखभाल के बारे में और आलू की अगेती किस्मों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर इन विषयों के बारे में आपको जानना चाहते हैं तो फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और साथ ही आप सवाल पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से और उनसे राय ले सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर पटेल आपसे जानना चाहेंगे कि किन्नू और संतरे के बागों को किन किन कीटों का जो है प्रकोप झेलना पड़ जाता है और किसानों को किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए बचाव के लिए। जो इस समय अगर हम कीटों की बात करते हैं तो दो कीट की तो हमने पहले बात करी है अभी जी। एक फ्रूट सकिंग माथ है और दूसरा फ्रूट फ्लाई है जी। ये दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान किन्नों के बागों में खास करके कर रहे हैं। तो इनका नियंत्रण के लिए मैंने बताया ही है कि अगर फ्रूट सकिंग माथ है तो लाइट ट्रैप का रात में यूज करें, क्योंकि ये फ्रूट सकिंग माथ है वो शाम होने के बाद ही फलों से रस चूसता है जी। तो जब अगर वहाँ पे उजाला होता है लाइट ट्रैप का प्रयोग करते हैं तो वहाँ जाके फंसता है। दूसरा चीज फ्रूट सकिंग माथ के बाद फ्रूट फ्लाई का नंबर आता है, तो इसमें आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप का प्रयोग करें। मिथाइल यूजिनाल बेसिकली होता है उसमें, जहाँ पे उसके नर मक्खी उसके अंदर जा करके फंसती है और वहाँ पे चूंकि इंसेक्टिसाइड भी होता है तो मरता है जी। फिर जो अगला कीट मुख्य है वो सिट्रस सिला है। इस बार देखेंगे तो छोटे छोटे कीट अगर आप बाग में जाएं तो पत्तियों के ऊपर अगर बैठे हुए मिल जाएं और दूसरा पत्तियों के निचले सतह पे व्हाइट फ्लाई होती है जी। ये दोनों ही कीड़े वायरस के खास करके वाहक होते हैं और पत्तियों का रस चूसते हैं, फलों का रस चूसते हैं। तो इन कीड़ों का नियंत्रण बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इस वक्त अगर ये बाग में अभी दिख रहे हैं आपके, तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। थायोमेथाक्सम है, इस रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड प्रयोग करना है तो करीब 3 मिलीलीटर मात्रा 10 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। इसी तरह से थायोमेथाक्सम है तो इसकी भी करीब 0.25 ग्राम या कहें कि 1 ग्राम प्रति 4 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें तो ये दोनों कीट नियंत्रण में रहेंगे। लीफ माइनर जो पत्तियों के नीचे देखेंगे सुरंग बना करके भी रहता है, तो इस वक्त भी देखा जा सकता है। तो जो दोनों दवाइयां हैं बताई मैंने, इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्सम, उसका प्रयोग करते हैं तो लीफ माइनर भी इस वक्त नियंत्रण में रहेगा। बिल्कुल। तो इन कीड़ों का ध्यान देना इस वक्त बहुत जरूरी है। प्रकोप हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगेती आलू की खेती के लिए डॉक्टर मनोज आपसे जानना चाहेंगे कि पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से किसान करे, किस किस वक्त पे कितनी मात्रा में खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करना है। सही पूछा आपने। जिन किसान भाइयों को आलू लगाना है, अभी बुआई करनी है, तो उनके लिए देखिए मुख्यतः 3 पोषक तत्व है जिसकी हम बात कर रहे हैं और हर किसान भाई जानते भी हैं। एक नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, पोटास, स्फुर जिसको बोलते हैं, और तीसरा पोटास, तो पोटेशियम जिसको कि पोटास के रूप में हम देते हैं। तो ये तीनों की जो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी की अगर आपने जांच करवाई है तो जांच के बाद अनुशंसा लिया जाए, जांच के आधार पे, मिट्टी की जांच के आधार पे, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपने जांच ना करवाई है, अगर आपको जांच की रिपोर्ट नहीं है आपके पास, तो एक हम सामान्य अनुशंसा जो आलू की फसल के लिए होती है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये क्षेत्र के अनुसार से थोड़ा बदलता है, लेकिन अगर हम उत्तरी मैदानी भाग नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स की बात करें, वेस्टर्न यूपी, पंजाब या सेंट्रल यूपी तक की बात करें तो 180 किलो से 200 किलो तक नेत्रजन, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो हल्की मिट्टी है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत कम है, तो नेत्रजन की मात्रा हम लगभग 180 किलो रखते हैं, जिसकी आधी मात्रा हम बुआई के समय अमोनियम सल्फेट या कैन के माध्यम से दे सकते हैं। और स्फुर की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा लगभग 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर P2O5, जो कि हम DAP या SSP या TSP के माध्यम से दे सकते हैं। और पोटास की डॉक्टर मनोज यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। राहुल जी मंदसौर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। राहुल जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी
जी राहुल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, उससे पहले कृपया टीवी की आवाज बंद करते हैं। जी, मेरा सवाल ये था कि एक तो संतरे, एक तो टहनी सूख के ड्रॉप हो रहे, एक हरा संतरा ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो फल झड़ने की समस्या आ रही है। जी, एक तो टहनी सूख के आ रही है और एक हरा संतरा ड्रॉप हो रहा है। जी जी, बताएं डॉक्टर पटेल क्या किया जाए। टहनी अगर सूख रही है तो प्राय ये देखा जाता है कि इस वक्त अंथ्रैक्नोज जो बीमारी है उसका प्रकोप ये खेतों में देखा जा रहा है, संतरे के खेतों में। और टहनी सूख करके फल गिर रहे हैं या फल सिकुड़ जा रहे होंगे, तो इन जो टहनियाँ जो सूख रही हैं उनको पहले तो काट करके बाग से हटा दें, और जो फल भी हैं इस तरह के उनको जरूर बाग से हटा दें, क्योंकि यही रोग का वाहक है और दूसरे पेड़ों में भी जाएगा और फलों को पहुंचाता है। जब ये काम कर लें उसके बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि ब्लाइटॉक्स या अन्य नामों से उपलब्ध है, इसकी 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप जैसे टहनी को हटाएं उसके तुरंत बाद छिड़काव करें। तो अगर ये करते हैं तो जो आगे फैलने वाली समस्या है, दूसरे फल नुकसान नहीं होंगे। जो फल नुकसान हो गए उनको तो बाग से आप हटा ही दें। बिल्कुल राहुल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मनोज, आप बता रहे थे अगेती आलू में एनपीके का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी क्या महत्ता है जानना चाहिए। बिल्कुल सही है। हम बता रहे थे कि जो हम नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास की मात्रा बता रहे थे, तो लगभग 100 केजी K2 हमें डालना है। तो इसको हम म्यूरेट ऑफ पोटास या सल्फेट ऑफ पोटास के माध्यम से बुआई के समय ही डाल सकते हैं। इसके डालने के तरीके या तो हम बिखेर सकते हैं खेत में बुआई के समय, बुआई से पहले खेत में मिक्स कर सकते हैं, या ड्रिल के फर्टिलाइजर ड्रिल के माध्यम से भी डाल सकते हैं। जो आधी मात्रा नाइट्रोजन की है वो हम जब फसल 20-25 दिन का हो जाता है, 3-4 पत्तियां जब होती है, तब उस समय हम इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन जब करते हैं तो उसके बाद हम जो हमारा रिज होता है, कुर होता है, आलू की लाइनें होती है, उसके साथ यूरिया के माध्यम से डालें और फिर उसके बाद अर्थिंग अप करें। तो ये तो मुख्य पोषक तत्व की बात हो गई। सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे आपसे डॉक्टर मनोज, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। अंकित जी इस वक्त नाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक 6 बिस्वा का टुकड़ा है, ठीक है, ठीक है, उसमें हमें कितनी मात्रा में डीआईपी डालना है और कितनी मात्रा में पोटास डालना है और कितनी मात्रा सल्फर, जिंक, सब। क्या आप आलू की फसल लेना चाह रहे हैं? जी मैम। कितना खेत है, कितना क्षेत्रफल है आपके खेत का? चलो अभी जी मैं बताना चाहता हूँ। मैंने अभी बताया कि प्रति हेक्टेयर हम बात कर रहे हैं अभी, प्रति हेक्टेयर जो आपको डालना है वो लगभग 180 केजी नाइट्रोजन डालना है, नाइट्रोजन। तो इसके लिए आधी मात्रा हमें बुआई के समय डालनी है, ठीक है ना। अगर बुआई के समय डालनी है आधी मात्रा, अगर अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे तो वो 5 गुना लगभग होगा, ठीक है, क्योंकि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा 20.5% होता है। अगर आप डीएपी से फास्फोरस डाल रहे हैं, डायमोनियम फॉस्फेट से फास्फोरस डाल रहे हैं, तो उसमें 46% P2O5 होता है। तो अगर आप 60 kg P2O5 आपको डालना है तो उसको आप 46 मतलब 0.46 से डिवाइड करेंगे तो उतनी मात्रा पर हेक्टेयर डीएपी आपको डालनी पड़ेगी। और आपका जितना बड़ा खेत है उसके अनुसार से आपको वो हिसाब लगाकर ही डालना पड़ेगा। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लें कि जो हमने मात्रा बताई है वो पोषक तत्वों की मात्रा बताई है, खाद की मात्रा आपको उसी ढंग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, गुना भाग करके आपको निकालना पड़ेगा। एग्जैक्ट मात्रा मैं अभी आपको क्योंकि मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा इसलिए बताना नहीं होगा पाएगा। अंकित जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर पटेल आपसे जानना चाहेंगे कि किन्नू संतरे के जो बाग जिन किसानों के हैं, किस तरह के रोग का प्रकोप हो सकता है और क्या उपाय करें ऐसे में? जी, किन्नू एक फसल ऐसी है जिसमें रोग ज्यादा लगता है। जी। अगर किसान भाई उसको निगलेक्टेड छोड़ दें, न देखें, तो रोगों का प्रकोप ज्यादा होता है। खास करके इसमें फाइटोप्थोरा नामक जो फंगल से होता है, फंगस से होता है, तो फाइटोप्थोरा कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है और शुरू से ही इसको ध्यान देने की जरूरत होती है।
जी। और अब इसका लक्षण ये होता है, देखेंगे आप तने में गोंद निकल रहा है, ऊपर से सूख रहा है, जो नई बढ़वार आ रही है वो भी सूख रही है, और साथ में गोंद चारों तरफ से निकल रहा है। ठीक। तो इसके लिए आप ये ध्यान दें कि जो भी इम्प्लीमेंट चला रहे हैं उसे तने को सीधे न लगे। दूसरा ये है कि कई वायरस के रोग भी इस वक्त, खास करके ग्रीनिंग रोग, जिसको माफ कीजिएगा डॉक्टर पटेल, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। वायरस जनित रोग क्या हो सकते हैं और क्या उपाय करें जानेंगे आपसे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। अमित जी बस्ती उत्तर प्रदेश से, आइए उनसे बात कर लेते हैं। अमित जी, आपसे गुजारिश होगी कि टीवी की आवाज बंद कर दे, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। अमित जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करें। हेलो अमित जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए अमित जी, फोन लाइन के जरिए बात करें, बताएं अपना सवाल। सर जो है हमें आलू बोना था, तो कौन से प्रजात का बोई जो है इस टाइम पर? अच्छा ठीक है, डॉक्टर मनोज बताएं। जी अमित जी, मैंने पहले भी बताया कि अगर आप अगेती फसल लेना चाहते हैं, अभी तुरंत बोना चाहते हैं, जी जी, तो उसके लिए कम समय में उपज देने वाली किस्में जो हैं, कुफरी पुखराज हो, कुफरी ख्याति हो, कुफरी मोहन हो, कुफरी गंगा हो, ये सब किस्में लगा सकते हैं। उष्मारोधी कुछ किस्में हैं, कुफरी सूर्या और कुफरी किरण, ये भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मुख्य फसल में लगाना है तो कुफरी बहार या कुफरी जो सिंदूरी, जो लाल छिलके वाले किस्में, वो लगा सकते हैं। अगर आपको प्रसंस्करण मतलब विधायन या प्रोसेसिंग के लिए लगाना हो तो कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 3, कुफरी चिपसोना 4, कुफरी फ्राई सोना, ये सब किस्में लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद है अमित जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम किन्नू व संतरे के बागों की देखभाल के बारे में और अगेती आलू की किस्मों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस विषय पर अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं वैशाली बिहार से, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। हेलो जी, मैं आलू के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। बताइए जितेश जी, क्या जानना चाहते हैं?
जी, आलू जो है ना अगेती में करना चाहता हूँ खेती। इसके लिए जो है हमको जैसे बरसात प्रभावित नहीं ना होगा बरसात से ये। जी, आइए जानते हैं, डॉक्टर मनोज बताएं। जितेश जी, ऐसा है, आलू की फसल आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन बरसात में आपको ये ध्यान रखना है कि आलू की खेत में जल जमाव ना हो। क्योंकि आलू का कंदीकरण नीचे होना है। आलू को अभी आप लगाएंगे, अभी तापमान भी ज़्यादा है। मैक्सिमम आपका जो वैशाली क्षेत्र का अधिकतम तापमान जो होगा वो 35 से ज़्यादा होगा। तो ऐसे समय में अगर जल जमाव होगा तो आलू सड़ जाएंगे, जो आप आलू के कंद लगाएंगे। काट के आप बिल्कुल ना लगाएं आलू, क्योंकि आपके क्षेत्र में लोग काट के भी बहुत आलू लगाते हैं, तो इसका ध्यान रखें। और आलू के पूरे अंकुरण होने के बाद ही आप खेत में लगाएं, क्योंकि अगर जल जमाव हल्का सा होता भी है तो वो अंकुरन तेजी से बढ़ के हरे पत्ती की शेप ले मिट्टी से बाहर निकल आए, ताकि वो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया तेजी से शुरू कर दे। तो ये सब सावधानी रखेंगे। अब मिट्टी आपकी हल्की हो, जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था हो, कभी भी जल जमाव ना हो, ये मुख्य बात है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। जी जितेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि हमारा वादा रहता है आपसे, आपके सवालों को हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही सवालों को यहाँ पर लेते हैं। राघवेंद्र राजपूत जी ने सवाल पूछा है कि आलू की उन्नत किस्में कौन सी हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं, डॉक्टर मनोज बताएं। राघवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के विभिन्न प्रदेशों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार से हमारे संस्थान केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने 66 किस्मों का विकास किया है। और इसमें से ज़्यादातर किस्में किसानों के खेतों पे उगाई जाती है। और अगर नई किस्मों की बात करें जो इधर 2-3-4 सालों में विकसित की गई है, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि एक कुफरी संगम बहुत अच्छी किस्म है, जिसका कि उपयोग आप खाने के पर्पज से बहुत अच्छी है और प्रसंस्करण में भी जा सकती है। उसके अलावा जो हीट उष्मा प्रतिरोधी किस्में कुफरी किरण है, जो जल प्रतिरोधी किस्में, जल स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस किस्में, जो कुफरी थार 1, कुफरी थार 2, कुफरी थार 3 है। इसके अलावा कुफरी गंगा है, कुफरी लीमा है, जो न्यूट्रिशनली सुपीरियर किस्में हैं। जिंक एंड आयरन रिच किस्में कुफरी मानिक और कुफरी नीलकंठ है। इसके अलावा जो लाल और डॉक्टर मनोज, बहुत सारी उन्नत किस्मों के बारे में आपने बताया हमें और उम्मीद है कि राघवेंद्र जी को जरूर इससे लाभ होगा। राघवेंद्र जी ने जहां अपना सवाल ईमेल के जरिए हम तक पहुंचाया था, तो वहीं फेसबुक के माध्यम से एक सवाल आया है श्रीनिवास शर्मा जी का, और इन्होंने पूछा है कि फलदार पौधे लगाने के लिए पौधे से पौधे की सही दूरी कितनी होनी चाहिए। तो डॉक्टर मनोज, माफ कीजिएगा डॉक्टर पटेल, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? जी, हर एक फलदार पौधे के लिए दूरी अलग अलग होती है। बिल्कुल। अगर नींबू वर्गीय फलों की अगर हम नींबू वर्गीय फलों की बात करते हैं, खासकर किन्नों की बात करते हैं जी, तो ट्रेडिशनल तरीके से हम 6x6 मीटर पे, मतलब 18 फीट पे रखते थे। लेकिन आजकल सघन बागवानी है, जो किसान भाई सघन बागवानी में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम कहेंगे मीडियम सघन बागवानी में जाएं तो 6 मीटर × 3 मीटर, मतलब जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है उसको 6 मीटर यानी कि 18 फीट रख सकते हैं। और जो पौधे से पौधे की दूरी है उसको 9 मीटर 3 मीटर यानी कि 9 फीट रख सकते हैं। अगर उसको आप प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो जब करीब 14-15 साल के पौधे हो जाएंगे तो देखेंगे कि इनकी पत्तियां आपस में मिलने लगे, तो जो 3 मीटर वाले बीच से एक पौधे हटा दें तो दूरी 6x6 मीटर हो जाएगी। इसमें आपका जो शुरुआती दिनों में है पैदावार भी अच्छी होगी और बाद के दिनों में पैदावार अच्छी होती रहेगी, बिना किसी ज्यादा प्रूनिंग, ज्यादा कटाई छटाई किए हुए। डॉक्टर वीपी पटेल और डॉक्टर मनोज कुमार, आप दोनों ने इस कार्यक्रम में हमें बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से अगेती आलू की खेती आप कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत ही इससे आर्थिक लाभ जुड़ा हुआ है और खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किन्नू व संतरे के बागों की देखभाल के बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी मिली। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कल के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों के बारे में चर्चा होगी वो है ठंडे पानी में ट्राउट मछली पालन और नवजात पशुओं में बीमारी एवं रोकथाम। तो इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं सीधे कार्यक्रम के दौरान जुड़ के, या फिर ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, जिसमें आपको कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी मिल जाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल यहां पर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर आप हेलो किसान कार्यक्रम को देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।